उस मंत्री ने गोजियान से कहा कि उस कुकिंग कंपटीशन में आपके कुक को जिताने का माहौल बना देंगे। जीतने के बाद डबल डिमांड करना, जैसे 50 लड़कियों की जगह 100 लड़कियां गिफ्ट में मांगना, जोसेन में मौजूद सारे जिमसिंग हार्वेस्ट करने की अनुमति राजा से मांगना। गोजन भी खुश होकर कहता है, अगर मैंने तुम्हें ना कह दिया तो तुम क्या करोगे? तभी वो मंत्री एक कागज निकालता है जहां हर साल कोरिया से चीन भेजे गए उपहारों की सूची थी। जिन उपहारों को गोजन ने चाइनीज राजा तक पहुंचाए बिना खुद इस्तेमाल किया था, ये हमें अच्छी तरह पता है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मान जाएंगे। ये कहकर वो रजिस्टर वहीं छोड़कर मंत्री वापस चला जाता है। तभी गोजियान अपने कुकों से कहता है, जब एक राजा की मंत्री ही इस तरह राजा के खिलाफ हो जाएं, मुझे लगता है इस राज्य का अंत होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस मंत्री को वहां से निकलते हुए टाकू ने देख लिया था, इसलिए वो बात टाकू जाकर राजा को बताता है कि काउंसिलर का मंत्री चाइनीज राजदूत के आदमी से अकेले मिलने गया था। इधर काउंसिलर आकर प्रिंस काको से कहता है कि गोजेन के साथ की मीटिंग अच्छी गई। तारा जंग जिस ट्रैप को ढूंढ रहा था वो सान के साथ नहीं बल्कि प्रिंस काको के पास था, यानी सान का अपहरण करने वाला प्रिंस काको यानी राजा जंग का अपना अंकल था। इधर जेना कुक मूसे को बुलाकर कहती है कि तुम भी कंपटीशन में हिस्सा लोगे। मूसे कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। रानी जेना कहती है, तुम्हें जीतना नहीं बल्कि हारना है। ये सुनकर कुक मूसे हैरान हो जाता है। अगले दिन दामी राजा से कंपटीशन के लिए जरूरी मसाले खरीदने जाने की अनुमति मांगती है। राजा भी साथ जाने की बात कहता है। दामी कहती है कि जापान मसाला खरीदने के लिए राजा को क्यों जाना पड़ेगा। राजा कहता है, यहाँ देश की इज्जत का सवाल है, राजा नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, और ऐसे ही नहीं कपड़े बदल कर जाना पड़ेगा। बेचारी दामी के पास तो बदलने के कपड़े भी नहीं थे। उसके बाद राजा दामी को महिलाओं की सजने वाली जगह पर भेजता है। वहाँ श्रृंगार का सामान, गहनी और नई नई हानबुक थी। कोरिया की ट्रेडिशनल ड्रेस को हानबुक कहा जाता है। दोस्तों, दामी बहुत सारे कपड़े ट्राई करती है लेकिन उसे पसंद नहीं आता। आखिर में क्रीम कलर का हानबुक पहनकर वो बाहर निकलती है। वो इतनी ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखती है कि राजा तो उसी पर फिदा होकर देखते ही रह जाता है। वे लोग देर किए बिना महल के पीछे वाले रास्ते से बाजार चले जाते हैं। राजा ने कपड़े बदले होने के कारण उसे कोई पहचान नहीं पाता। वो आम आदमी की तरह दामी के साथ घूमते हुए बहुत आजादी और आनंद महसूस करता है। दामी वहां पिकने के लिए रखा एक हेयर पिन उठाती है और कहती है, ये मादंद्रो किताब में रखे हेयर पिन जैसा है। फिर वो उसे वही वापस रख देती है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वे लोग मसाला पीसने वाली जगह पहुंचते हैं। दामी तो इतने बड़े बोरे में मिर्च पिसवाने लाई थी। जंग कहता है कि उसे कुछ काम है, वो थोड़ी देर बाद आएगा। तब दामी कहती है, बाद में मिलने पर यहीं मिलेंगे। राजा जंग जाने से पहले दामी को एक थैली में पैसे देता है। दामी कहती है उसके पास पैसे हैं और थैली में रखे 2 सिक्के बजाती है। चुपचाप रख लो कहकर राजा उसे पैसे देता है, वहां से चला जाता है। मिर्च पिसवाने के लिए 5 सिक्के नकद थे। अच्छा हुआ राजा ने हमें पैसे दिए थे और उसका काम बन जाता है। काम है कहकर आया राजा तो पहले दामी द्वारा पसंद किया गया हेयर पिन खरीदने आया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो दामी के लिए सिल्क के जूते भी खरीद कर लौटता है। थोड़ी देर बाद मिलने की जगह पर जब राजा नहीं आता तो दामी बाजार घूमने निकल जाती है। राजा वहां पहुंचकर दामी को नहीं देखता तो वो जल्दी जल्दी अपने साथ आए मिंग को दामी को ढूंढने भेजता है। अचानक हवा चलती है और आसमान काला हो जाता है। इधर रॉयल किचन में आए मिजू को मिर्च देखकर हैरानी होती है, यानी उस समय चीन में भी मिर्च का चलन नहीं आया था। मिजू अंदर आकर कुक मुसे से कटिंग कंपटीशन करने को कहता है। इज्जत की बात आने पर कुक मुसे भी तैयार हो जाता है, लेकिन मिजू की स्किल के आगे वो हार जाता है। बारिश भी रुक चुकी थी, तब तक भी दामी नहीं आई थी। राजा देखता है दूर से हाथ में फूल लिए खुश होते हुए आमी आ रही थी। राजा की नजर दामी से हटती ही नहीं। दूर से आ रही ठेले की टक्कर लगने से पहले ही राजा दामी को अपनी बाहों में खींच लेता है। उसी दौरान दामी लाया हुआ आइरिस का फूल जमीन पर गिर जाता है, जहां पहले बारिश के कारण कीचड़ था। दामी वो फूल उठाने के लिए जमीन पर बैठती है। राजा कहता है, जमीन पर गिरी कोई भी चीज नहीं उठानी चाहिए। दामी कहती है, यह फूल मैं खास आपके लिए लाई हूँ, यह नेगेटिव हटाकर पॉजिटिव एनर्जी देता है। यह सुनकर राजा भी अपने हाथ के कपड़े पर झुककर फूल उठाने की कोशिश करता है, जबकि उसे पता था कि राजा को झुककर जमीन की चीज नहीं उठानी चाहिए। मिंग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राजा के इशारे पर चुप हो जाता है। राजा के गाल पर कीचड़ लगने पर दामी कहती है, यहाँ कीचड़ लगा है, और भी कीचड़ लगा देती है। दामी को भी तुम्हारे चेहरे पर लगा है कहकर राजा भी उसके चेहरे पर कीचड़ लगा देता है। वे लोग महल लौटते लौटते रात हो चुका था। राजा कहता है, क्या तुम्हारे बताए मिर्च मसाले से कंपटीशन जीता जा सकता है? दामी कहती है, मैं पक्का तो नहीं हूँ, लेकिन हमारा मुख्य मसाला यही मिर्च होगी। महाराज, आपको भी तो पता है, उस गुमियो सालकोची जंगल में बिपिन बाग बनाते समय यही मिर्च डाली गई थी। राजा को याद आता है कि उसकी जीभ में आग लग गई थी, यानी मिर्च की गर्मी से जलन हुई थी। अब अलग होने का समय हो गया कहकर राजा दामी को वह हेयर पिन देता है। मेद भी दामी के लिए लाए सारे गिफ्ट देता है।
राजा ने दामी दिए फूल को फूलदान में सजाकर पानी डाल रखा था। राजा द्वारा दिए इतने सारे उपहार देखकर दामी खुश हो जाती है। जब वह किचन में आती है तो सब लोग मिजू के दूसरों को डोमिनेट करने की वजह से दुखी बैठे थे। किचन की हालत भी खराब थी। दामी कहती है जल्दी काम करना और स्वादिष्ट पकाना अलग बात होती है। वह सबको समझाकर थोड़ी ही देर में मोटिवेट कर देती है। अगले दिन कंपटीशन की थीम कलेक्शन के लिए मीटिंग में सब इकट्ठा हो रहे थे। समझे के डैडी संजय से कहते हैं अगर हमारी टीम हार गई तो राजा की रेपुटेशन खराब होगी। समझे कहता है वे लोग जॉसन की जमीन पर हैं, गोजन जैसा चाहेगा वैसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। चिंता मत करो पिताजी। थीम के लिए अलग अलग शब्द लिखकर एक बर्तन में डाले जाते हैं। कंपटीशन 3 राउंड में बांटा गया था। पहली थीम थी नॉन एडजस्टेशन मीट, यानी पहले राउंड में दोनों टीमों को ऐसा मांसाहारी व्यंजन बनाना था जो उन्होंने पहले कभी न देखा हो। दूसरे राउंड में था नॉलेज एंड चेंजेस, अपने देश का नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी टीम के देश के लिए खाना बनाना था। चाइनीज लोग जॉसन के लिए और जॉसन वाले चाइनीज के लिए बनाएंगे। तीसरे राउंड के लिए राजा अपने अंकल को चुनने देता है जो झूलते हुए बैठे प्रिंस काको थे। तीसरे राउंड में होता है सूप और जेमसिंग। सब क्लियर होने के बाद गोजन कहता है अगर हम जीत गए तो 50 पुरुषों की जगह 100 महिलाओं को चीन ले जाएंगे और जॉसियान के सारे जेमसिंग हार्वेस्ट करने का अधिकार चाहिए। यह देखकर राजा का वफादार मंत्री और समझे का पिता समझे तिरमुरते हैं। संजीव कहता है निश्चिंत रहिए। संजय राजा को इशारा करके कहता है ठीक है। राजा कहता है तो फिर मैं भी हमारी कंडीशन बदलना चाहता हूँ। यह सुनकर वो काउंसिलर जो कल गोजियान से मिलने गया था हैरान हो जाता है। राजा कहता है अगर जोसेन जीत गया तो पहले भेजे गए उपहारों का सिर्फ आधा ही चीन भेजा जाएगा और हम जितना चाहें उतना गन्ना और आटा चीन से ला सकेंगे। राजा का ये फैसला सुनकर गोजियन हैरान रह जाता है। गोजियान सिर्फ चीन का राजदूत है। चीनी और आटा बेचने का अधिकार उसके पास नहीं है, वो चीन के राजा के पास होता है। गोजन भी कहता है मेरे पास वो अधिकार नहीं है। राजा कहता है तो फिर हमने जो उपहार देने हैं वही लेकर जाना होगा और अपनी डिमांड भूलनी होगी। काउंसिलर के हाँ करने का इशारा देने के बाद गोजियान भी मजबूरी में हाँ कह देता है। राजा कहता है जरूरी सामग्री के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा, लेकिन दामी 5 का इशारा करती है तो राजा 5 दिन का समय देता है। इधर मीटिंग खत्म होने के बाद दामी मिजू से कहती है कल रात तुम जो चाकू छोड़ गए थे वो वापस भेज दिया गया है। मिजू देखता है उसका चाकू कुंद करके भेजा गया था, यानी कंपटीशन का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। दामी अपनी टीम को इकट्ठा करके कहती है मैंने हर कंपटीशन से यही सीखा है कि फाइनल राउंड के लिए ज्यादा तैयारी करनी चाहिए। पहला और दूसरा राउंड तो कोई भी कर लेता है, नए नए आइडिया आते हैं और व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन जब तीसरे राउंड में पहुंचते हैं तब समय भी कम होता है और आइडिया भी नहीं बचते। तभी पता चलता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसलिए तीसरे राउंड के लिए मुझे ये कुकर चाहिए कहकर वो एक तस्वीर दिखाती है। मुझसे को वो बनाना आसान लगता है, उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर ये बन गया तो खाने को गहराई तक पकाया जा सकता है। अगले दिन सुबह ये आइडिया वे राजा को बताते हैं। उसी समय रॉयल टूटो को वांग याद आता है जो नए नए सामान बनाने का काम करता है। वह पहले महल में काम करता था, अब अपने होम टाउन में रहता है। दामी कहती है वह वांग से मिलने जाएगी। राजा भी साथ जाने की बात कहता है। रॉयल टूटो कहता है राजा के बहुत काम है, लेकिन राजा तो कपड़े बदलकर मेंग के साथ वांग के घर जाने के लिए तैयार हो चुका था। उनके साथ टाकू भी आया था। टाको, राजा, दामी और मिंग 6 घंटे की यात्रा करके थक चुके थे। जब टूटो को पता चलता है कि राजा जा चुका है तो वह हैरान हो जाता है कि अगर बाहर के देश का राजदूत आने के समय राजा के महल छोड़कर जाने की बात पता चली तो लोग गलत सोचेंगे। राजा बीमार है इसलिए मॉर्निंग असेंबली नहीं होगी। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इधर प्रिंस काको को पता चल चुका था कि राजा दामी के साथ गया है। काको कहता है यही सही समय है दामी को मारने का। दामी मर जाएगी तो चाइनीज लोग जीत जाएंगे, फिर कोरिया के जेमसिंग ही ले जाएंगे। उन्हें जाने न देकर खुद नियंत्रण करेंगे और खुद राजा बनने का मौका मिलेगा। काको कहता है, फिर जोड़ता है कि कालो पहरामा गुप्त ट्रेनिंग कर रहे अपने सिक्योरिटी लोगों को बुलाओ, अब उन्हें अपनी कला दिखाने का समय आ गया है। यानी इन अपराधियों ने दामी को अपने विद्रोहियों से मरवाने की योजना बना ली थी। इधर बड़ी मुश्किल से वे लोग वांग के घर पहुंचते हैं। बाहर गेट पर लिखा था जो बिना अनुमति यह गेट खोलेगा वह अपनी मौत को बुलाएगा। ऐसी हवाई बात कहकर राजा अंदर घुसता है। वहां रस्सी बंधी हुई थी, रस्सी में आग लग चुकी थी। देर किए बिना मिंग अपनी छाती आगे करता है और राजा दामी को संभालता है। वहां तो धान भरा हुआ था और धान फूटकर फूल बन जाते हैं। मिंग वांग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दामी रोक देती है। राजा बताने की कोशिश करता है कि वह कपड़े बदलकर आया राजा है, लेकिन दामी उसे बताने नहीं देती।
यानी बिना अनुमति वे लोग वांग के घर जाने के लिए तैयार हो चुका है। आंग के घर में घुस गए थे, इसलिए उसका मूड खराब हो चुका था। वह कहता है, तुम लोग बाहर चले जाओ, नहीं तो अपना दूसरा हथियार लॉन्च कर दूंगा। लेकिन दामी हार मानने वालों में नहीं थी। वह कहती है कि वह महल की रॉयल कुक है और चाइनीज टीम के साथ मुकाबला करने वाली है, और अगर वे हार गए तो जोसेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद वांग सिर्फ दामी को अंदर आने देता है और उसके दिखाए डिजाइनों को भी वह तुरंत समझ जाता है। लेकिन वह काम करने से इनकार कर देता है, क्योंकि पहले महल में रहते समय बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों ने उसका इस्तेमाल किया और बाद में उसे पागल कहकर नौकरी से निकाल दिया, इसलिए अब वह घर में रहता है। उसके इनकार करने के बाद दामी दुखी होकर वापस आती है।